ओके, तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया और हम लोगों ने डाइपोल्स भी डिस्कस किया, डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, टार्क कैलकुलेट किया। तो अब हम गॉस लॉ में जाने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन ड्रॉ कर सकें और इसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ में एंटर करेंगे। तो अभी इस लेक्चर का हमारा मेन टारगेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करना। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम वही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें कंसेप्ट क्या करते हैं कि हमारे पास मान लिया कि हमारे पास सोर्स चार्ज है। क्यों, कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज। तो इसके चारों तरफ अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस सोर्स चार्ज की अपनी एक फील्ड होगी, कहीं भी इसकी कुछ तो फील्ड होगी कुछ दूर तक। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को लिया, ये हमारा पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को मान लो कोई पॉइंट है इंफिनिटी, यहां पर हमारा कोई पॉइंट है, यहां से यहां पर हमारा मान लो कोई पॉइंट इंफिनिटी है। तो एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से हम इंफिनिटी से इस जो सोर्स चार्ज है इसकी फील्ड में किसी पॉइंट तक लाना चाहते हैं। तो मान लिया इंफिनिटी से हम इस पॉइंट तक लेके आए और इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम था मान लो ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है और हमने एक टेस्ट चार्ज को लिया, जो टेस्ट चार्ज हमारा क्यू नॉट है, उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से हम इस सोर्स चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट ए तक लाना चाहते हैं। क्लियर? तो मान लीजिए इस पॉइंट ए की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कितनी है? आर है, और ये हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को ए पॉइंट पे ला रहे हैं। तो अगर ए के पास एक छोटा सा और पॉइंट्स के बहुत नजदीक एक पॉइंट ले लिया हमने बी, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस को मैंने डी आर बोल दिया, क्योंकि हम कैलकुलस लगाना चाहते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट इंफिनिटी से हमें ए पॉइंट तक लाना है, तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट में उसको डिस्प्लेस करेंगे। तो बी से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी आर है। तो अगर हम बात करें बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस इन दोनों के बीच, अगर ए के डिस्टेंस आर है तो बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से आर प्लस डी आर। तो अगर पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर आर है तो यहां से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? आर प्लस डी आर हो जाएगा। एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि वी वांट टू कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ए in the field, electric field of charge q. That is our aim. We want to calculate work done. Okay. तो हमें पता है अगर कोई पार्टिकल ए और बी में बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है, तो अगर हम फोर्स निकालना चाहें क्यू और क्यू नॉट के बीच में, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q naught upon r square. This is the force between the two charge particle q and q naught separated by r distance. किसके हिसाब से है ये हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है।
तो अगर चार्ज पार्टिकल को B से A तक लाना चाहते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो अगर हम बोले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट बाई ए स्मॉल डिस्टेंस dr, तो dw कितना हो जाएगा, वेक्टर के हिसाब से होना चाहिए f वेक्टर डॉट ऑफ dr वेक्टर। ये हमें पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन f डॉट dr वेक्टर होता है। अब थोड़ा यहां पर देखना है कि अगर ये चार्ज Q और ये चार्ज Q नॉट, चाहे वो B पे हो या A पे, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस, मान लो B पे है थोड़ी देर के लिए, तो उस कंडीशन में दोनों ही चार्ज प्लस है, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इधर की तरफ। अगर पार्टिकल को B से A की तरफ ला रहे हैं तो जिसका जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर कर रहे हैं, इसका F आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो dr है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बोला इन दोनों बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, F dr cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1। तो यहां पर हमारा जो dw की वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, -f dr, दिस इज द स्मॉल अमाउंट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि फोर्स आपका इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए हमारे पास 180 डिग्री का डिफरेंस है। 180 डिग्री का डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर एक माइनस साइन आया, और हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू कितना है, F इक्वल टू 1/4 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू लिखना चाहें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw की वैल्यू कितनी आएगी, dw इक्वल टू -f dr, इसको हम लिख सकते हैं F मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। तो ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन है। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि टोटल वर्डन कितना हुआ, अगर पार्टिकल को कहां से कहां तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से R तक ला रहे हैं, तो टोटल वर्क डन in bringing unit positive charge Q naught from infinity to point A in the electric field of सोर्स चार्ज Q, कितना टोटल बर्डन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो टोटल बर्डन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, R पॉइंट तक ला रहे हैं, लिमिट हो गया R, और ये वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब हमको इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन dw मीन्स w, टोटल हो गया w, और हमारे पास एक माइनस साइन था, ऑलरेडी वी हैव ए माइनस साइन, चेक इट, क्योंकि हमारे पास फोर्स के फॉर्मूले में माइनस आ रहा था, सो आई हैव ए माइनस साइन हियर। Q नॉट बाहर ले लिया, या अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, और इसको हमने इंटीग्रेट करना चाहते हैं कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू R तक। तो ये जो हमारा टर्म है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया,
क्यू क्यू नॉट ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर हो गया r की पावर -2 dr लिमिट इन्फिनिटी टू r। हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो W हमारा कितना हो जाएगा, -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट r की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 and its limit infinity to r. Clear? So this can be written -1 upon 4 pi epsilon naught q naught r की पावर -2 प्लस 1 मतलब r की पावर -1 और ये हो गया -1। तो माइनस को अगर हम बाहर निकाल दें तो W इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट, ये हो गया 1 अपान r इन्फिनिटी टू r, दैट इज द लिमिट। तो एक बार हम यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे। सो W इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1 अपान r minus 1 upon infinity. 1 upon infinity means 0. So this result comes out to be 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. This is the expression for work done. तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, हमने अभी तक ये कैलकुलेट किया अगर हमारे पास एक चार्ज q है तो उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट है और उसकी फील्ड में इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्यू नॉट को ला रहे हैं किसी एक पॉइंट ए तक। तो हम ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा कैलकुलेट कर लिया और वो वर्क डन की वैल्यू कितना आया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपान आर। तो अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आए तो जितना वर्क डन करना पड़ता है that work done is stored in the form of electrostatic potential energy. Clear? So अगर आपसे बोला what is electrostatic potential energy तो आप कहेंगे electrostatic potential energy is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point in the electric field. For example, in this case our point is at point A. So that work done is electrostatic potential energy. So I can write electrostatic potential energy electrostatic potential energy इसको मैं बोल दूं U इक्वल टू W इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर इसी में एक टर्म और यूज कर दूं, व्हाट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, जो किसी चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं उसकी जगह वो चार्ज पार्टिकल होता है, उसका चार्ज कितना होता है 1 कूलम होता है। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, मतलब किसी यूनिट चार्ज को अगर हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो अर्थ का पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएं तो अर्थ का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो अगर हम किसी चार्ज को, अगर उस चार्ज की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब हम टोटल वर्क को यूनिट चार्ज से डिवाइड, बिकॉज ऑलरेडी हमारा क्यू नॉट 1 था, बट ये जरूरी नहीं 1, कुछ भी चार्ज हो सकता है। अगर कुछ भी चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही चार्ज 1 हो जाए वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो W अपान क्यू नॉट, अगर हम क्यू नॉट को डिवाइड कर दें यहां से, W अपान क्यू नॉट कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R। तो ये जो टर्म हमारा लिखा है V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
एट पॉइंट ए, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो लेट मी क्लियर वंस अगेन, अगर हम कोई भी चार्ज लेके आए, जरूरी नहीं उसका चार्ज 1 कूलम हो, कोई भी अगर चार्ज है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आए, तो जितना वर्डन करना पड़ेगा वो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वही चार्ज यूनिट हो जाए और पॉजिटिव हो जाए, 1 चार्ज हो जाए, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो बोलेंगे वर्डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज Q, दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी चार्ज हो सकता है, मान लीजिए 1 कूलम मुझे 10 कूलम का भी चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। तो अब हम जनरलाइज करके भी इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, डिस्टेंस कितना है बीच का, r, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r, और उसका पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज की वजह से ले रहे हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से ले रहे हैं, तो अगर Q1 हमारा सोर्स चार्ज है तो कितना हो जाएगा, Q1 अपान r। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो Q1 Q2 अपान दोनों चार्जेस की वजह से होगा। और अगर हम बोलें कि इसी में से हम Q2 से डिवाइड कर दें, मतलब Q2 को यूनिट बना लें, तो क्या हो जाएगा, Q1 अपान r। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का, चाहते हैं अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज है, तब क्या होगा, उस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे सिचुएशन में U को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ अपान RIJ, और इन सबका समेशन ले लेंगे। बढ़िया ध्यान रखना है समेशन लेते समय I नॉट इक्वल टू J। इसको समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसके सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 और Q4, और इन सबके डिस्टेंस R ही है। तो इस पूरे सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1 और 2, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मैंने बोला R12, मान लीजिए R12 हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23, मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, इसको हमने बोला R23, प्लस नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपान R34, 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 अपान R41, 4 और 1 के बीच का। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
बट ये ध्यान रखना, चाहे Q1 Q2 के बीच लिखें या Q2 Q1 के बीच में लिखें, बात एक ही। इसलिए मैंने बोला कि 1 2 और 2 1 सेम है, तो I और J अगर सेम सेम नहीं होना चाहिए, मतलब Q1 Q1 नहीं होना चाहिए, और दो चीजों को रिपीट नहीं करना, Q1 Q2 की बोले या Q2 Q1 की बोले, बात एक ही है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल में ये देखना चाहते हैं कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है ABCD, इसके 4 पॉइंट हैं, सारे पे चार्ज Q है, सेम चार्ज रखे हैं Q, और इसकी डिस्टेंस सब जगह R है। तो इस सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इस सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 मतलब सेम चार्ज है, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस R। इसकी वजह से इसकी वजह से भी लिखेंगे सेम यही आएगा, इसकी वजह से भी सेम आएगा, इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि कोई अगर हमारा सिस्टम है तो हमें हर एक चार्ज को लेना है, दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लेना है और उनके बीच का सेपरेशन लेना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। तो हमें ध्यान रखना है दोनों स्केलर क्वांटिटी से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड की बात कर रहे थे, तब वहां पे चार्ज को प्लस माइनस की वजह से हम डायरेक्शन देखते थे, बट हम लोग प्लस माइनस यूज नहीं करते थे फार्मूले में। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब भी फॉर्मूले में यूज करेंगे, वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। मतलब अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे हमें चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस लिखेंगे, चार्ज माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई।